जय हिंद दोस्तों अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी के लिए मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी से संबंधित कुल 100 प्लस प्रश्न लेकर आए हैं जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल से। दोस्तों पहला सवाल है आपके सामने, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। दोस्तों जितने भी सवाल हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 32 फीट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी मुख से। मनुष्य में जो पाचन क्रिया है दोस्तों वो मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छोटी आंत में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। समझिएगा दोस्तों, मतलब कि हमारे जीवन काल में यानी कि जब से हमारे जन्म हुई और जब मृत्यु होगी उसके बीच में कितने ऐसे दांत हैं जो कि दोस्तों टूटकर फिर से दोबारा जन्म होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 दांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, यानी कि हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेंडम। टेंडम होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा, टेंडम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। यानी कि दोस्तों जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो हड्डियां हैं वो क्यों कमजोर हो जाती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम के कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों तथा हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कैल्शियम व फॉस्फोरस। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जांघ की, जो कि दोस्तों नाम है उसका फीमर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो दोस्तों टिबिया नामक जो हड्डी है वो पाए जाते हैं टांग में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, क्या होती है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी संधर्री होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो संधर्री होती है। चलिए अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि यानी कि ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी ऊपरी भुजा। यानी कि दोस्तों चलिए मैं आपका थोड़ा सा हाथ बनाता हूँ। ये दोस्तों आपका हाथ है, ठीक है, इस तरह यहाँ आपका ऊपरी भुजा है और ये यहाँ पर है अंगुली, फिंगर है इस तरह के, और ये जो ऊपरी भुजा है दोस्तों यहीं पर आपके पाए जाते हैं ये ह्यूमरस हड्डी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। इनमें से कौन है दोस्तों जो कि पैर की हड्डी नहीं है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है दोस्तों हाथ के यानी कि ऊपरी भुजा की हड्डी है। बाकी फिबुला, टिबिया और फीमर जो है ये तीनों दोस्तों जो है मानव के पैर की हड्डियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो वो होती है दोस्तों स्टेपिज, जो कि कान में दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेपिज कहाँ पे पाए जाते हैं, कान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है, यानी कि दोस्तों हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जबड़े के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं।
पसली दोस्तों कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। अगर दोस्तों संख्या में पूछा जाए तो 24, अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 12। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? यानी कि दोस्तों हमारे खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग दोस्तों 300 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों मनुष्य में कुल होते हैं 206 हड्डियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 7.4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यानी कि दोस्तों जब हमारा ब्लड खराब हो जाता है तो वो कौन से बैंक में जाके जमा होता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों तिल्ली। ठीक है, क्या कहते हैं? तिल्ली में जाके ब्लड जमा होता है, उसी को दोस्तों रुधिर बैंक, ब्लड बैंक या फिर जो है ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? समझिएगा दोस्तों, हमारा जो रक्त होता है वो होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, एक होते हैं दोस्तों प्लाज्मा अवस्था में, कौन से? प्लाज्मा अवस्था में, और एक होते हैं रुधिराणु अवस्था में। कौन से दोस्तों? तो रुधिराणु अवस्था में। ठीक है, समझिएगा। और प्लाज्मा जो होते हैं दोस्तों वो यानी कि 100% रक्त जो है अपने आप में 100% होते हैं, और इसका 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होते हैं, और 45% भाग जो है वो है रुधिराणु होते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस 55% में जो है इसमें से 90 से 91% जो है क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है दोस्तों कि मानव रक्त प्लाज्मा में, यानी कि ये प्लाज्मा वाले भाग में प्राय पानी की प्रतिशत कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 91 से 92%। बाकी जो 8 से 10% रहेंगे दोस्तों वो हो जाएंगे, वो रहते हैं प्रोटीन। ठीक है, जो कि रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में पाए जाने वाले धातु हैं? रक्त में कौन से धातु पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में जो खून का जो शुद्धिकरण होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायलिसिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हमारा जो ब्लड होता है दोस्तों वो लाल रंग का होता है, तो किसके कारण से होता है? वो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में दोस्तों हीमोग्लोबिन किस चीज का कार्य करता है? तो दोस्तों वो करता है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आरबीसी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी फुफ्फुस शिरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता से दोस्तों रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहित कोशिकाएं के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके मौजूदगी के कारण दोस्तों हमारे जो है शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो जमता नहीं है? तो क्या उत्तर होगा दोस्तों? हेपेरिन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा। इसे दोस्तों स्प्लीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्लीन। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको स्प्लीन भी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर में प्लाज्मा में
रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? यानी कि दोस्तों ब्लड के जो प्लाज्मा अवस्था होते हैं उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? यानी कि दोस्तों आरबीसी, इसे ही दोस्तों रेड ब्लड कॉर्पल्स कहा जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, आरबीसी को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा एरिथ्रोसाइड। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और प्लेटलेट्स को दोस्तों थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? यानी कि दोस्तों आरबीसी जो होता है वो कहाँ पर उत्पन्न होती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने, निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि दोस्तों आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स का जो जीवन काल होता है वो कितना दिन का होता है? तो आपका उत्तर होगा 120 दिन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हॉर्वे ने किया था। किसने किया था? तो विलियम हॉर्वे ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। और ये सवाल दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पेसमेकर का संबंध किससे है? दोस्तों वही सवाल है, थोड़ा सा घुमा दिया है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। यानी कि दोस्तों जब हमारा हृदय धड़कना कभी कभी बंद कर देता है कोई प्रॉब्लम के कारण, तो पेसमेकर क्या करते हैं, उनको पुनः फिर से चालू करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है दोस्तों? तो हृदय से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धमनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो घटता है। ठीक है, सो जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो रक्तदाब है वो घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है, यानी कि रुधिर दबाव जो मापक यंत्र है वो क्या है? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जार्विक सेवन क्या है? जार्विक सेवन क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ये भी दोस्तों कई बार पूछा हुआ सवाल है। लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय से। ठीक है, हमारा जो हृदय काम करता है दोस्तों तो लब डब आवाज निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में, यानी कि हमारे शरीर में जब हमारा हृदय धड़कता है दोस्तों तो उसे एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो आपका उत्तर होगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 बार। कितना बार? 72 बार। और एक बार धड़कने के लिए कितना समय? तो 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? यानी कि दोस्तों चेंबर। ठीक है, उसे चेंबर भी कहा जाता है। तो कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। ये चारों चेंबर किस चीज़ का काम करते हैं दोस्तों? तो ये जो है ब्लड को पंपिंग करने का काम करते हैं। ठीक है, ब्लड को रिसीव करते हैं फिर शरीर के सभी अंग तक पहुँचाते हैं। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है दोस्तों? उत्तर होगा ऑप्शन बी, धमनी से। यानी कि दोस्तों हमारा जो
यानी कि धमनी और शिरा यानी कि हमारे जो नस होते हैं जिसके द्वारा ब्लड आसपास होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों धमनी और एक होते हैं शिरा। तो शिरा जो होते हैं दोस्तों वो पतला होते हैं और हमारे जो हाथ के ऊपर में दिखते हैं वो शिरा दिखते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा ब्लू कलर में दिखते हैं। और धमनी जो होते हैं वो रेड कलर में होते हैं और मोटे होते हैं और वो थोड़ा सा अंदर में यानी कि गहराई में पाया जाता है। जब दोस्तों डॉक्टर जो चेक करता है यानी कि हमारा जो नाड़ी दर चेक करता है तो वो किससे चेक करता है, तो धमनी से चेक करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों, तो 120 mm से 80 mm तक होता है। अगला प्रश्न है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है दोस्तों। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारा रक्तचाप जो है दोस्तों वो बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। यानी कि दोस्तों 1 मिनट में तो 72 बार धड़कता है, लेकिन पूरा जीवन काल में यानी कि एक अनुमानित दोस्तों बताया गया है कि जब से हमारा जन्म और जब हमारी मृत्यु होती है तब तक कुल 2 अरब बार जो है हमारा दिल जो है वो धड़कता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है दोस्तों, तो वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करते हैं। यानी कि दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं इनके, ठीक है। तो ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को पूरा शरीर से यहाँ पे आते हैं और फिर ये वाला जो नीचे वाला चैम्बर होता है ये सभी पूरा शरीर तक ब्लड पहुँचाते हैं, ठीक है। तो यानी कि पंपिंग करते हैं, पंप करके आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है शरीर की विशालतम धमनी है। हमारा जो धमनी है दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि महाधमनी, धमनी और छोटी धमनी। तो जो शरीर की विशालतम यानी कि महाधमनी उसे ही एरोटा कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है। स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर में हो दोस्तों रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है, तो शरीर के वजन का 7% होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। यानी कि एक आदमी में रक्त का औसत आयतन कितना होता है दोस्तों, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। यानी कि मुख में जो स्टार्च का शर्करा में पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइलिन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन है दोस्तों जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शंस ए कॉर्निया, ठीक है। बाकी आंत, यकृत, पित्ताशय ये सभी जो पाचन के हिस्से हैं। चलिए अगला प्रश्न है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। यानी कि दूध को पचाने वाला कौन से एंजाइम है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शंस ए रेनिन। ये दोस्तों कई बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शंस ए छोटी आंत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों लार में दोस्तों 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है टाइलिन और यही दोस्तों बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजाइम की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होती है। ये सवाल भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो ऑप्शंस ए स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है मानव के आमाशय में अम्ल, ये दोस्तों एक्स का मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है वो कौन है। तो दोस्तों मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होते हैं, तो वो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है। ये दोस्तों भोजन को क्या करते हैं, अम्लीय बना देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। मानव शरीर में भोजन का जो रक्त द्वारा अवशोषण होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शंस ए छोटी आंत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होते हैं, तो उदर से होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यानी कि जब हमारा भोजन पाचन हो जाता है इसके बाद जो विषैला पदार्थ बच जाता है उसका चूषण कौन, यानी कि उसको चूसने का काम कौन करता है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी यकृत, ठीक है, यानी कि लीवर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। अगला सवाल है दोस्तों, पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन दोस्तों किसको किस में बदल देता है, तो आपका उत्तर होगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है पेप्सिन। चलिए अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यकृत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी कि दोस्तों पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अंडवाहिनी में। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे। और दोस्तों अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके रख लीजिएगा ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ आप उठा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलते फिर एक अगले वीडियो में।